सो चलिए गाइस, थ्योरेटिकली एक छोटे से दो टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो रोल ऑफ कैटलिस्ट। एक्चुअल में हमें यह समझना है कि कैटलिस्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है। जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो करता क्या है। हालांकि मैंने उसका आइडिया आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम लोग फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने दे दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाऊंगा, तो बड़े ध्यान से उसको समझेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैटलिस्ट कभी भी, और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो आपको टॉपिक करवा रहा हूं वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो समझिएगा उसको, ठीक है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, हेडफोन लगा लीजिए और आराम से तसल्ली से बैठ जाइए। सो फाइनली कैटलिस्ट क्या होता है? जब आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट आपको ऐसा दिखता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और होता भी हुई है क्योंकि वो एज इट इज आपको लास्ट में मिल जाता है। कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हम खैर पहले से भी जानते थे, लेकिन उसको हम करेंगे, कहते क्या है उसको जरा ग्राफिकली उस चीज को समझें। मैंने आप लोगों को जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग कराया था तो उसमें कैटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था कि एक्चुअल में टेक्निकल टर्म में हम लोग ये कहते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये आप लोगों को पता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। लेकिन अब इसको ग्राफिकली समझाएं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ईए को कैटलिस्ट रिड्यूस कर देता है, जिससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उस बैरियर को क्रॉस करने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या निकलता है जरा देखिए आपने ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ क्या था याद कीजिए। हमने यहां पर वाई एक्सिस पर क्या लिया था, एनर्जी, ये आप लोगों को पता होगा। ग्राफ को बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने आप से सवाल भी पूछिएगा। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर ये ग्राफ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये मीनिंग कभी नहीं बताया जाता, तो मैं आप लोगों को मीनिंग समझा रहा हूं, आप खुद से दिमाग लगा के देखिएगा। इस तरफ हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, यहां पर हम लोग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन का प्रोग्रेस, ठीक है। सो फाइनली इस तरफ लिख रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। सो प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्टेंट है और फाइनली हमें आगे की तरफ मूव करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। अब रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, वो हम पहले से जानते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टेंट एनर्जी कह देंगे। सो ई आर ये रहा आपके पास, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब फाइनली आपको क्या करते हो, जरा ध्यान से उसको देखो। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो है ये। जरा समझिए, कोई केमिकल रिएक्शन करानी है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए। सबको समझ में आ गया? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए। तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला पहला पाथ विदाउट कैटलिस्ट कैसा दिखाई देता, वो ऐसा। अब हमने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया हाल फिलहाल, अगर नहीं किया है तो हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कैसे जाएंगे, बड़ा सिंपल है, जरा चेक कीजिए। अभी ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी की तो बात ही नहीं हो रही है, इस चीज को समझें। ये है रिएक्टेंट की एनर्जी और इतनी एनर्जी हमें एटलीस्ट चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इस रिएक्टेंट को, जो कि कितनी होगी जरा चेक करो। मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं, ये इतनी एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इस चीज को समझिए, ठीक है। अज्ञान अब जाने का पाथ कैसा होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, हमने धीरे धीरे क्या किया, हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया और धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ी और फाइनली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंच गया। अब इसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना इसका आसान है। तो अब क्या करता है, फाइनली ये प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एनर्जी रिलीज करता है। फाइनली मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो यहां पर प्रोडक्ट का एनर्जी क्या कहेंगे हम लोग, ईपी। ये ग्राफ हमने पहले प्लॉट किया हुआ है। अब मान लेते हैं कि विदाउट कैटलिस्ट था, अब विद कैटलिस्ट क्या होगा। अब इस चीज को पढ़ें, कैटलिस्ट ऐड करते ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। आप एक बात बताइए, जरा सोचिए कि क्या रिएक्टेंट का एनर्जी कम हुआ? नहीं, रिएक्टेंट का एनर्जी तो उतना ही है। क्या केमिकल रिएक्शन का एनर्जी ऑल्टर होगा? नहीं। तो फिर आप ये सोचिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को कई बुक्स में इस तरह से दिखा दिया जाता है कि देखिए जी, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट कम कर देता है, तो आपका जो नया पाथ है वो कुछ इस तरह से होता है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। इसका मीनिंग क्या है? सवाल तो यही है। ये पाथ नीचे करने का मतलब आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करी है। हाँ, हालांकि एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई है थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करने से, लेकिन ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यों कम हो गई? हमने तो एक्टिवेशन एनर्जी कम की थी। क्या केमिकल रिएक्शन की रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी क्या? सवाल ये है इसके थ्रू जो मैं बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से इसको समझिए। आपकी बुक में भी ग्राफ बना हुआ है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट डाला ही नहीं है, ठीक है। और नीचे वाला जो ग्राफ है बेसिकली वो विद कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट।
अब इस चीज को समझे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अब इसका मतलब क्या है जरा चेक कीजिए। मतलब ये है कि भाई देखो, यहां से ये एक रास्ता है और रास्ते में ना इतना बड़ा ऑब्स्टेकल है। अब जो इस ऑब्स्टेकल को पार कर लेगा वो उस तरफ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर जान बचानी है तो मान लो यहां पर 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोग में से अगर यहां पर जो भी पहुंच जाएगा उसकी जान बच जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, सिंपल। अब जरा सोचिए कि ऑब्स्टेकल इतना बड़ा है तो हर कोई, अगर कोई बच्चा हुआ तो वो तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बड़ा आदमी हुआ उसमें से जो जंप मार लेगा वो बच जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 100 में से कितने लोग पहुंचे? मैं मान लेता हूं कि 100 में से कोई 50 लोग के करीब पहुंचे, बाकी तो यहीं रह गए। क्लियर होता है? तो फाइनली रिएक्टेंट में से कितने, 100 रिएक्टेंट में से कितने पहुंचे प्रोडक्ट की तरफ? सिर्फ 50 ही पहुंचे। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर थोड़ा ज्यादा है। अभी इस बैरियर को अगर कम कर दें तो जरा सोचिए, अगर इस बैरियर को मैं इतना ही कर देता तो यहां जब 50 का नंबर था वो बढ़ जाता ना। इस चीज को समझिए। फाइनली ये बैरियर कम करने का काम कौन करता है? कैटलिस्ट। बस ये मतलब निकलता है इसका, कैटलिस्ट बैरियर को कम करने का काम करता है। सबको समझ में आ गया? अब सवाल ये है, ये देखिए, अगर जैसे ही बैरियर कम होगा तो 50 नहीं, अब कितने पहुंचेंगे? 75। अब ये तो था विदाउट कैटलिस्ट, मैं लिख देता हूं विदाउट कैटलिस्ट। और ये कौन सा है? ये विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। जबकि ये क्या है? ये विद कैटलिस्ट है। बस यही यहां पर भी है। भाई यहां पर पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी थी, क्लियर हो गया। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो होता है केमिकल रिएक्शन का एनर्जी। अब आपका यहां पर कह रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन आप तो साथ साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कम कर रहे हो। ये पॉइंट तो वहां पर लिखा ही नहीं है। बस इस पॉइंट को हमें समझना है। तो आप अपनी बुक को खोल के ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट पहुंचने का एक ऑल्टरनेट पाथ ही बना देता है। समझ में आ गया? अगर पाथ ऑल्टरनेट है तो ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब को समझे? मतलब ये है कि सपोज आप यहां, ये देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि आप यहां पर हैं और आपका घर यहां पर है, तो आपके घर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। एक रास्ता तो ये कि आप यूं घूम के जाएं, सही है, जिसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। एक ऑल्टरनेट पाथ सीधा भी तो हो सकता है जहां पर एनर्जी कम लगेगी। बस यही ऑल्टरनेट पाथ जो है कौन प्रोवाइड करता है? कैटलिस्ट। एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे यहां से यहां जाने में एनर्जी कम लगेगी। बस यही रोल यहां पे कैटलिस्ट भी कर रहा है। क्लियर हो गया? जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अपने आप ही जब यहां से यहां जाने की थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी तो अपने आप कम हो जाएगी। वो यहां पे दिखाई ही दे रहा है। तो वो ये स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी है कि कैटलिस्ट करता क्या है? एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोड्यूस करता है। कहां से कहां जाने में? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में, जिससे आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो जाता है? कम। और जिससे आपका एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाता है? कम। ये सबको समझ में आ गया? अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से होता क्या है? हम लोग अरेनियस इक्वेशन से पढ़ चुके हैं, K इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये पढ़े हो तुम लोग? अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो जरा सोचिए, ये फैक्टर पर गौर से देखिए। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो फाइनली K की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए नेगेटिव का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव का साइन नहीं होता तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होती तो K की वैल्यू भी कम होती। लेकिन अगर EA की वैल्यू कम हो रही है तो ये माइनस का साइन उस चीज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यहां पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, खुद से वैल्यू रख के देख लीजिए। EA की कोई इमेजिनरी वैल्यू करिए, माइनस की ई रेस टू पावर माइनस की वैल्यू निकालिए और ई रेस टू पावर प्लस की वैल्यू निकालिए, अपने आप आइडिया हो जाएगा। ये माइनस का साइन देखिए, EA की वैल्यू कम होगी, माइनस का साइन जो है उस चीज को बढ़ा देगा। सो फाइनली माइनस का साइन लगा क्यों है? ऑल्टर करने के लिए। सो यहां पर EA की वैल्यू कम होगी, K की वैल्यू बढ़ेगी। K की वैल्यू बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि जो रेट होता है बेसिकली वो क्या होता है? K A टू द पावर समथिंग ऑर्डर। सो फाइनली यहां पर रेट भी क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि रेट K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट भी बढ़ जाएगा। सीधी सी कहानी है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से K की वैल्यू बढ़ती है, K की वैल्यू बढ़ती है तो रेट अपने आप बढ़ने लगता है। तो इस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमें समझने की जरूरत है। और खास बात पर आते हैं, कैटलिस्ट कभी भी किन चीज को ऑल्टर नहीं करता? ये डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता। ये कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर A से B तक जाने की स्पीड बढ़ा रहा है तो कैटलिस्ट B से A तक आने की स्पीड को भी बराबर से बढ़ाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। Keq क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट। ये Keq का वैल्यू होता है।
तो जिस तरह से फॉरवर्ड रेट बढ़ाता है वैसे ही बैकवर्ड रेट भी बढ़ाता है। ओवरऑल के पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो ये दो चीजों को वो कभी ऑल्टर नहीं करता है। काफी बार सवाल पूछा है कि कैटलिस्ट किन चीजों को अफेक्ट नहीं करता है, तो वो कभी डेल्टा जी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है और साथ ही साथ के की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी अफेक्ट नहीं करता फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से जो मैंने बोला है उनको अपने वर्ड्स में लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक करेंगे। कौन सा वाला? कोलिजन थ्योरी। लेकिन उससे पहले ये ग्राफ बना लो और उनके मतलब अपने आप से लिख लो कि उनका मतलब क्या है। क्लियर हो गया? सो चलिए ले लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस, कोलिजन थ्योरी को समझते हैं और ये आपको ऑर्गेनिक की तरफ लीड करेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कोलिजन थ्योरी आपको क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं जिससे वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये बात हमने पहले भी जानी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार दो रिएक्टेंट आपस में टकराए और हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब कोलिजन भी दो तरह का होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का। जरा समझें, कोलिजन भी दो तरह का होता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहां पर कोलिजन होता है दो तरह का। एक तो होता है इम्प्रॉपर कोलिजन, इम्प्रॉपर कोलिजन, ठीक है। पहला होता है इम्प्रॉपर कोलिजन, दूसरा होता है प्रॉपर कोलिजन जिसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। इफेक्टिव कोलिजन, मजे की बात, जो इम्प्रॉपर कोलिजन है वहां से हमें प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट गेट एनी प्रोडक्ट, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन से हम लोग किस तरफ जाते हैं? प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। वी विल गेट प्रोडक्ट। इसको कैसे समझें? आपने ओलंपिक में बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, उसमें एक गेम होता है हाई जंप। तो हाई जंप में पता क्या होता है? जैसे एक पर्टिकुलर स्टेज है, ठीक है। हर एक रनर को, जो हाई जंपर होता है, उसको उस स्टेज को क्रॉस करने के लिए 3 चांस मिलते हैं। कभी कभार तो वो क्या होता है ना, पहले चांस में क्रॉस कर जाता है तो वो अगली स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन मान लो कि अगर वो पहली स्टेज में क्रॉस नहीं कर पाया और अटक गया तो वो उसका क्या होगा? इम्प्रॉपर चांस। समझ में आ गया? वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन अगर वो दूसरे में क्रॉस कर गया तो वो उसका क्या है? प्रॉपर चांस। उससे वो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई और अगले स्टेज पे चला गया। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट जब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली कोलाइड कर रहे हैं। अगर उनकी कोलिजन प्रॉपर है तब तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबको समझ में आ गया? सो चलिए इस चीज को मैं एक ऑर्गेनिक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जरा ध्यान से उसको चेक करिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर कोलिजन किसको बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखिएगा। एक बड़ी कॉमन सी केमिकल रिएक्शन है, मैं उसको नीचे की तरफ लिखता हूं। देखिए ये चीज आपने पढ़ी होगी। जब भी आप क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड को, आगे आप पढ़ोगे नहीं पढ़ा है तो, एल्काइल हैलाइड को आप किसी भी बेसिक मीडियम में डाल देते हो, ठीक है। कोई भी बेसिक मीडियम जो आपको क्या देगा? OH-। तो एक्चुअल में क्या होगा वहां पे? यहां पर ये OH- क्या करेगा? इस Br को रिप्लेस कर देगा। देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल में Br नेगेटिव है और जो कार्बन है वो पॉजिटिव है, और ये OH- Br को रिप्लेस करके खुद यहां पर अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। CH3OH बन जाएगा और यहां से Br- जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिखने को तो आसान लगता है। देखिए यहां पर भी क्या, दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा जिससे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और वो बाहर निकलेगा। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब प्रॉपर कोलिजन होगा। अब इस चीज को समझो, क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। मैं उस तरफ समझाता हूं आपको। देखिए होगा कुछ यूं कि यहां पर इस मॉलिक्यूल को अगर बनाऊं तो इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा है। ये देखिए CH3Br वो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से इसको देखना, जिसमें ये नेगेटिव है क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा पार्शियली, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा सोचिए कि OH- को आना है। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा आयन है बेसिकली, जो किसी मॉलिक्यूल से आया होगा, किसी बेस से आया होगा, ठीक है। अब जरा सोचिए कि जब इसको, अगर इसका ओरिएंटेशन इस तरफ से है, मतलब ये कार्बन पे जुड़ने के लिए सामने से आ रहा है, ठीक है। या तो वो फ्रंट से आ सकता है या वो बैक से आ सकता है। अब ये चीजें, ये ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। ज्यादातर बच्चे इस पे गौर नहीं करते, इसीलिए ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। अब जरा चेक कीजिए, या तो वो OH फ्रंट से आ सकता है या वो पीछे से अटैक कर सकता है, ठीक है। अब अगर उसने फ्रंट से अटैक किया तो जरा सोचो, फ्रंट अटैक क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन इतना ज्यादा है कि फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। आया समझ में कि ये फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए वो यहां से, मतलब यहां से भी घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये नेगेटिव क्या करेगा? उसको रिपेल। तो फ्रंट अटैक तो उसका पॉसिबल नहीं है।
क्लियर हो गया? तो यहां से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यू कांट गेट प्रोडक्ट। ये मतलब है इसका, मतलब यहां से भी आने की कोशिश करेगा तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि Br का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो यहां पर है इसकी तरफ, तो उसको वो आने नहीं देगा फ्रंट से। इस चीज को समझिए, यहां रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा है। लेकिन अगर वो पीछे से अटैक करे तो पॉसिबल है। जरा ध्यान से उसको देखिए, पीछे से अटैक करने का सेंस क्या है? ये देखिए, ये Br, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यही है ना, और ये है प्लस, और ये है जी हाइड्रोजन। जरा चेक कीजिए, अब ये क्या है ना, ये OH माइनस आगे से तो अटैक नहीं कर सकता, अब वो आया पीछे से अटैक करने। पीछे से अटैक करना उसका ज्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। अब यहां से अटैक करता है और इससे जुड़ने की कोशिश करता है, कर रहा है। इतने में ये जो Br माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, तो ये क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेता है अपना और जाता है। समझ में आ गया? फाइनली यहां से क्या होगा, ये OH माइनस इस पे अटैक कर रहा है पीछे से, और ये आगे से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है यहां पर, ये यही जो आप देख रहे हो, OH पीछे से अटैक किया तो पीछे लग जाएगा। समझ में आता है? उसके बाद ये हाइड्रोजन अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है, ये पहले पीछे की तरफ थे, धक्का लगा तो आगे की तरफ चले गए, और फाइनली ये Br माइनस इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया और चलता बना। वहां पर पार्शियल नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, अभी बॉन्ड बना रखा है। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके चलता बनेगा और फाइनली उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशन अगर अच्छी होगी, सही होगी, प्रॉपर होगी, तो इफेक्टिव कोलिजन होगा और आपको प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ये कहना चाहता है कोलिजन थ्योरी, और ये चीज आपको जो पहला चैप्टर है, कौन सा वाला, एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको बहुत काम देगा, बहुत काम। यानी कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहनी है, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, वहां पर फ्रंट अटैक और बैक अटैक से अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं। ये आपको जब एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसका कुछ ग्लिम्प मैंने आपको यहां पर आइडिया दे दिया है। इस चीज को समझें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से इनके प्रोडक्ट के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, फ्रंट अटैक से कौन सा बनता है, बैक अटैक से कौन सा बनता है, ये मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर समझाऊंगा, लेकिन एक आइडिया तो मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं कि देखो ऐसे कुछ होता है। क्लियर हो गया? और ये सारी चीजें कहां से आई हैं, कोलिजन थ्योरी से। सो इस पर्टिकुलर चीज को बड़े ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि कुछ ऐसा होता है। अब ये दो छोटे छोटे टॉपिक और कंप्लीट हो गए। गाइस वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, सीरियसली कह रहा हूं। आज जो लेक्चर्स की शूटिंग हो रही है, या तो वो मॉर्निंग में होती है सुबह 5 बजे और दोपहर में, बिलीव इट गाइस, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं चाहता हूं, ठीक है, देखिए मैं 1 दिन की छुट्टी कर सकता हूं, 2 दिन की भी कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा हूं बस इसलिए कि मेरा 2019 में टारगेट है कि हमारे बच्चे जो हमारे पास यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता हूं इंडिया में। लोगों को दिखाना चाहते कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ के भी रैंक बना सकते हैं, हमें कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, इसके वॉरियर्स आप लोग हैं, ये याद रखिए। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, और हमारे वर्क को आपको जाया नहीं होने देना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं फ्रंट पे खड़ा रहूंगा आपके साथ, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चैप्टर लेक्चर जैसे ही आए तुरंत उस लेक्चर की वीडियो को देखो, तब बात बनेगी। ये तीसरा कंसेक्यूटिव चैप्टर है जो मैंने खत्म कराया है। आप देखिए, बहुत ही कम चैनल्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जो पूरे चैप्टर्स खत्म करवा रहे हैं। नहीं कराएंगे गाइज, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। करवा रहे होंगे तो प्रॉपर आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। सो अगर हम लोग ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि आप वीडियो को उसी दिन देख के अपने आप को खत्म करो, अपने इस लेक्चर्स को खत्म करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर काफी लेट हो गए, वो अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर पर है। लेकिन जिस बच्चे ने हमारे साथ सॉल्यूशन चैप्टर से जर्नी शुरू की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर ली है, और जो होमवर्क दे रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का तो खैर मैसेज भी आता है, उन्होंने 5-5 चैप्टर अपने खत्म कर लिए हैं। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अगर जो पीछे है ना, तो एक दिन में 5-5 लेक्चर देखो, तब जाके प्रॉपरली आप स्पीड अप हो पाओगे। और अभी भी आपके पास वक्त है, वक्त निकला नहीं है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल तो बनो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी, इस चीज को आप समझें। और वीडियो को देखें, होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको फिर से देखें। और अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की बारी है। थ्योरी मैंने ऐसा कोई टॉपिक शायद छोड़ा नहीं है, मैंने सारे छोटे से लेके बड़े टॉपिक तक सब कवर करवा दिए हैं। एक समरी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन की शीट मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आप कोई प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप मुझे मैसेज कर दो, मेल कर दो, उसको अपनी वीडियो में शामिल कर लूंगा उस क्वेश्चन को, और उसके क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। सो आज थ्योरी पार्ट तो हमारा पूरा खत्म हो गया है, सबको समझ में आ गया, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया केमिकल काइनेटिक्स का।
अब बस आपको क्वेश्चन निकालने हैं, अब आप बैठ के क्वेश्चन निकालो, आगे एक समरी आएगी, फिर उसके बाद हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। टिल देन गाइस, होमवर्क करिए, वीडियो को देखिए और ईमानदारी से एक बच्चा जाके 10 बच्चों को जरूर शेयर करे कि इस तरह से कोई चैनल है। और बिलीव मी, जो लोग कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं, जो लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली ईमानदारी से हमारे साथ दिल से जुड़े हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। मैं आप लोगों को बहुत जल्द सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।